हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम 9 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की शुरुआत हम करेंगे जगन्नाथ मंदिर पुरी रथ यात्रा से। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे जो भी न्यूज़ में है। अपॉइंटमेंट्स हमको देखना है। अपॉइंटमेंट्स के बाद हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो अलग अलग मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं। उन नए इनिशिएटिव्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टेट न्यूज है हमारे पास और फिर वीडियो के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, ऑब्वियस सी बात है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डन। तो ये है आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा इन पुरी एनुअल सेलिब्रेशन होता है। हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है पुरी में, जहां पर जगन्नाथ भगवान का टेम्पल है। और ये 9 डेज तक 9 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा। और एनुअल रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है पुरी में। इन दिस यात्रा वुडन चैरियट, लकड़ी से बना हुआ रथ, वुडन चैरियट ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी। तो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का रथ यहाँ पर निकाला जाता है, रथ यात्रा होती है। और लगभग 45 फीट टॉल आपको ये रथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होती है जगन्नाथ रथ यात्रा की? तो जगन्नाथ टेम्पल से। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो कि 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में तैयार किया गया एक मंदिर है, वहां से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा इज हेल्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द शुक्ल पक्ष इन हिंदू मंथ ऑफ द अषाढ़। तो अषाढ़ महीना जो हिंदू मंथ होते हैं, तो अषाढ़ मंथ के सेकेंड डे ऑफ द शुक्ल पक्ष में इसकी शुरुआत होती है। जनरली जून मंथ या जुलाई के महीने में एवरी ईयर आप देखोगे कि वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा की शुरुआत होती है, जो कि 9 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल है। अब इसमें 3 रथ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने पिक्चर में भी देखा। आपको 3 रथ देखने को मिलेंगे, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का और जगन्नाथ भगवान का, मतलब भगवान विष्णु का। इन रथ के अपने अपने नाम होते हैं, जहां से आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनता है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं बिग ब्रदर लॉर्ड बलभद्र के चैरियट के बारे में, इसको हम ताल ध्वज चैरियट, ताल ध्वज रथ के नाम से जानते हैं। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो दर्प दलान, ये जो है रथ, ये सुभद्रा, देवी सुभद्रा का रथ आपको देखने को मिलेगा। और भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या होता है? नंदी घोष। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है कि जगन्नाथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ का क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा नंदी घोष होता है। इस चैरियट या रथ यात्रा की शुरुआत सिंह द्वार ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल के सिंह द्वार से इसकी शुरुआत होती है। और लगभग 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ये रथ यात्रा तय करते हुए यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। ठीक है, मौसी के घर जाते हैं, जिसको हम गुडीचा टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो गुडीचा टेम्पल तक, जगन्नाथ टेम्पल से गुडीचा टेम्पल तक ये 2.5 किलोमीटर की यात्रा आपको देखने को मिलती है। और 10 दिन के बाद यहाँ पे देखोगे 10वीं तिथि पर वापस से मेन जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, वहां पर चैरियट को लाया जाता है, भगवान को वापस लेकर आया जाता है। और ये जो रिटर्निंग जर्नी होती है उसको हम बहुधा यात्रा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जगन्नाथ रथ यात्रा ऑफ पुरी। It is a week-long festival. The chariot of Lord Jagannath is known as the नंदी घोष। तो अभी हमने देखा एक हफ्ते का नहीं, ये 9 डेज का फेस्टिवल होता है और भगवान जगन्नाथ के रथ को हम नंदी घोष कहते हैं। ये बात सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है और ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो 4 डेज के विजिट पे गई हुई हैं, 4 दिनों की यात्रा में गई हुई हैं। कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो जब ये उड़ीसा गई हुई है तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगी ही, ऑब्वियस सी बात है। पुरी के बीच में भी इन्होंने विजिट किया था। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड द हिस्टोरिक उदयगिरी केव्स। इट इज इन विच स्टेट? तो उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? तो उदयगिरी की गुफाएं बेसिकली 2 हैं, एक मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं जहां पे प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, उदयगिरी की गुफाएं आपको उड़ीसा स्टेट में भुवनेश्वर के पास देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हु इज ऑन एन 4-day विजिट टू द उड़ीसा, जो कि 4 दिनों की यात्रा पे है उड़ीसा के, इज विजिटिंग द हिस्टोरिक उदयगिरी केव्स इन द भुवनेश्वर। अब उदयगिरी की जो केव्स है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। पहली चीज तो ये है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फेमस है वो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन तो आपको पता है, एसएससी का
आया हुआ क्वेश्चन है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये आपको उदयगिरी की गुफाओं में देखने को मिल जाएगा। इस इंस्क्रिप्शन में जो खारवेल राजा है, खारवेल राजा जो कि किंग ऑफ कलिंगा है, तो खारवेल राजा के जो भी उनके वॉर कैंपेन्स थे या मिलिट्री कैंपेन्स थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। और इस इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की शुरुआत जैन नवकार मंत्र से होती है। उदयगिरी की गुफाएं और खंडेरी की गुफाएं दोनों ही आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिल जाएंगी। इसको कलिंग के राजा खारवेल ने 1st से लेकर 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास तैयार किया था, जो कि मॉडर्न डे भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेंगी। उदयगिरी की टोटल गुफाएं 18 हैं, 18 केव्स इन उदयगिरी एंड 15 केव्स आपको खंडारगिरी में देखने को मिल जाएंगी। तो ये हो गया आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट द उदयगिरी की गुफाएं और रथ यात्रा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। पर्सन के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है अबाउट द 6 मंथली कंपाइलेशन। मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ है जो ऑलरेडी कल रात को मैंने पब्लिश कर दिया था। जनवरी से लेकर जून मंथ तक जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, चाहे वो नेशनल अपॉइंटमेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट तो ज्यादा मैंने इंक्लूड अभी नहीं की हैं, हाँ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे, बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे कवर की हैं। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। ये जो पर्सन न्यूज में दिखाई दे रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको नहीं भूलना है। कुछ दिन पहले अगर आप याद कीजिए, मैंने आपको FATF के बारे में बात की थी। FATF का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और इसने FATF ने टर्की को क्या किया था? ग्रे लिस्ट से बाहर किया था और रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में इंक्लूड किया था इंडिया को, रशिया को और कुछ अदर नेशंस को। क्लियर? तो इसी FATF की नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है जिनका नाम है एलिसा दे एंडा मेडोर्जो। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं मैक्सिको से और नई प्रेसिडेंट बन गई है FATF की 2 सालों के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, मतलब 2024 से लेकर 2026 तक ये रहने वाली है FATF की प्रेसिडेंट। किसको रिप्लेस करने वाली हैं? तो टी राजा कुमार ऑफ सिंगापुर, जो कि FATF के प्रेसिडेंट थे। इनको सक्सीड करने का काम किसने किया है? एलिसा ने किया है, जो कि मैक्सिको की है और इनको 10 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस इन द लीडरशिप पोजीशन इन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म सेक्टर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिको में ये डायरेक्टर जनरल मैक्सिको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी देखने को मिलेंगी। 2015 में इन्होंने मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया था। अगर हम बात करें कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में अबाउट द FATF, 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। प्रेजेंटली 40 मेंबर नेशन है और रिसेंटली प्रेसिडेंट बन गई है एलिसा, जो कि मैक्सिको से है, और इन्होंने टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से थे उनको रिप्लेस किया है। डन। चलिए अब यहाँ पे कुछ और पर्सन हम देखेंगे। ये है अनुपमा। ठीक, तो ध्रुव एंड अनुपमा रामचंद्रन विन एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप। तो एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ये चैंपियनशिप हुई थी रियाद में, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अब इसमें मेंस कैटेगरी होगी और वीमेंस कैटेगरी होगी, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप के बारे में। फाइनल मैच इंडिया के ध्रुव सितवाला और पंकज आडवाणी के बीच में खेला गया था और ध्रुव ने पंकज को डिफीट किया है। और आपको पता है कि पंकज आडवाणी भी बहुत ही फेमस बिलियर्ड और स्नूकर चैंपियनशिप है, मतलब एक प्लेयर है। ठीक है, तो ध्रुव सितवाला हैज वॉन द मेंस एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग द पंकज आडवाणी इन द रियाद, सऊदी अरेबिया, और इनका 3rd नंबर का टाइटल है। पहली बार नहीं, तीसरी बार। पहली बार 2015 में, देन 2016 में और अब यहाँ पे 2024 में इन्होंने एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप को जीता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुपमा रामचंद्रन के बारे में, ये इनका पहला टाइटल है। तो वीमेन एशियन स्नूकर टाइटल इन्होंने जीता है और इनका ये पहला टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने पंचाया चनोई थाईलैंड की पंचाया चनोई को डिफीट करने का काम किया है। चलो अब यहाँ पे बात हुई एक पर्सन के बारे में जिनका नाम है पंकज आडवाणी, और आपको पता ही होगा कि मार्च 2024 में, मार्च 2024 में पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया था। ठीक है, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स ही है, ज्यादा दिन पुराना नहीं है। तो बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में किसको इंडक्ट किया गया था? पंकज आडवाणी को। इन्होंने कई सारी वर्ल्ड बिलियर्ड और स्नूकर टाइटल को जीता है 27 टाइम, और वही एशियन टाइटल को इन्होंने 10 टाइम्स यहाँ पे जीता है। ठीक है, इन्हें कई सारे मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि 2006 के दोहा में और 2010 के जो गैंगसाउ एशियन गेम्स हुए थे तब भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनके अवार्ड्स।
देखिए इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि सबसे पहला अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको आज हम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं, 2006 में मिला था। फिर अर्जुन अवार्ड 2005 में पहले अर्जुन अवार्ड मिला, उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। नाउ बात करते हैं पद्मश्री और पद्म भूषण। तो पद्मश्री मिला 2009 में और पद्म भूषण मिला 2018 में। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो पंकज आडवाणी को मिले हैं, तो हमें याद रखना है, इनका रिलेशन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर से मिल जाएगा। चलिए अगला जो नाम है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हम बात कर रहे हैं तमिल राइटर शिव शंकरी के बारे में। तमिल राइटर शिव शंकरी सिलेक्टेड फॉर द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। अभी जो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी हैं, ये भी एक ऑथर हैं और ये तेलुगु भाषा में बेसिकली राइटिंग करते हैं। और यहाँ पर ये है शिव शंकरी जो कि तमिल भाषा की हैं, ठीक है। याद रखेंगे इनकी लैंग्वेज क्या है, तो तमिल लैंग्वेज की एक राइटर आपको देखने को मिलेंगी और इनको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो जुलाई को इनको अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें कैश प्राइस कितनी होगी, 5 लाख रुपीस की कैश प्राइस होगी। अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, 2022 में इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था और 32 नंबर का सरस्वती सम्मान, 32 नंबर का सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तमिल राइटर शिव शंकरी को मिला है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, इनकी किस रचना के लिए इनको ये अवार्ड मिला था, तो आंसर हो जाएगा सूर्यवंशम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि सरस्वती सम्मान, ये सारे सम्मान, व्यास सम्मान, के बिरला फाउंडेशन के जो सम्मान होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सूर्यवंशम किसकी रचना है, तो तमिल राइटर शिव शंकरी की रचना है। नेक्स्ट, यहां पर कुछ और आपको स्टैटिक पॉइंट देखने को मिल रहा है अबाउट द सरस्वती सम्मान। तो सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, ठीक है। और अगर हम 31st सरस्वती सम्मान जो कि 2021 के अवार्ड थे वो किसको दिए गए थे, तो हिंदी पोएट एंड राइटर प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया था, जो कि 31st नंबर का सरस्वती सम्मान था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वीमेन, पहली महिला जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो इनका नाम है बालामणि अम्मा, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएससी पूछ लेता है। बेसिकली कोई भी राइटर, कोई भी पोएट, ऑथर जो 10 सालों में हमारे शेड्यूल 8 की जो भाषाएं हैं उनमें अच्छा वर्क करता है, उनकी बुक पब्लिश होती है, तो उनको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं, 22 आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। बट इनिशियली ये 22 नहीं थी, इनिशियली इसमें केवल और केवल 14 लैंग्वेजेस थी। बाद में हमने इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए और कुछ लैंग्वेजेस को जोड़ा। सबसे पहले हमने 21st नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, कब किया था, 1967 में किया था, और सिंधी भाषा को जोड़ा, तो सिंधी 15वें नंबर की भाषा बन गई थी। फिर हमने क्या किया, 71st नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1992 में, 1992 में, और नमक का मतलब हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा। फिर हमने क्या किया, 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया 2003 में। इसके बाद हमने डीबीएमएस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोंगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा। आज के समय में शेड्यूल 8 में आपको टोटल 22 लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। हम सभी को पता है कि हमारे देश की एक रेसलर है, इन्हें भी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है 2020 में, अर्जुन अवार्डी भी हैं, 2016 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन का टाइटल जीत लिया है। तो इंडियाज 2 टाइम ओलंपियन विनेश फोगाट won the gold medal in the women's 50 kg category in the Grand Prix of Spain International Continental Wrestling Championship। तो 50 kg कैटेगरी में इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन का टाइटल जीता है, इसलिए विनेश फोगाट आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। चलिए आज के हम लास्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम क्या है, जॉन लैंडाउ। जॉन लैंडाउ, आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, टाइटैनिक नहीं देखी तो अवतार सीरीज देखी होगी। तो अवतार सीरीज, टाइटैनिक, ये सब ऑस्कर विनिंग मूवीज हैं, और इसके प्रोड्यूसर कौन रहे हैं, जॉन लैंडाउ रहे हैं, और ही पास्ड अवे रिसेंटली बिकॉज ऑफ कैंसर, ठीक है, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। डन। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में थे। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, जहां पे हम बात करेंगे नेशनल एंड स्टेट इवेंट पे। तो आप सभी को ये इंफॉर्मेशन तो है ही कि फॉर द फर्स्ट टाइम
46 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। नई दिल्ली में होगी, ये बात भी आपको पता है। न्यू दिल्ली में होगी 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। इसलिए अब यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली में जो सड़कें हैं, जो दीवारें हैं, उन पे कई सारे आर्ट वर्क्स बेसिकली अलग अलग थीम पे रेडी किए जा रहे हैं। तो इस ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का एक नाम दिया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट परी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट परी की शुरुआत हो गई है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने की है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनिशिएट प्रोजेक्ट परी फॉर द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट परी। अब परी का क्या मतलब है? परी का मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ब्यूटीफाई किया जा रहा है न्यू दिल्ली को। ठीक है, अब यहाँ पे पेंटिंग बनानी है, गोंड पेंटिंग बनानी है, आपको बनी थनी पेंटिंग बनानी है, महात्मा गांधी जी की थीम पर पेंटिंग करनी है। इसके अलावा भीम बेटिका की गुफाएं या हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको डिपिक्ट करना है। तो ऑब्वियसली बात है, हमको आर्टिस्ट की जरूरत होगी। तो हमने 150 अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट को बुला लिया। अब एग्जीक्यूशन कराने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर तो होना ही चाहिए। तो देखेंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च प्रोजेक्ट परी विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द ललित कला अकादमी इन द कोलैबोरेशन विद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ललित कला अकादमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मिलकर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं, भर भर के हैं, जो आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बनी थनी पेंटिंग। तो बनी थनी पेंटिंग पे तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है ना, राजस्थान की है। बनी थनी पेंटिंग कहाँ की है? राजस्थान की है। फिर आता है बर्ली पेंटिंग। तो बर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र का आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है पिथौरा आर्ट, गुजरात से है। अयपन उत्तराखंड। केरला म्यूरल्स केरला से है। अल्पना आर्ट है त्रिपुरा से। चलो, इसके अलावा देखो, ये है लंजिया सौरा। लंजिया सौरा वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा स्टेट से। और उड़ीसा स्टेट से इस बार आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन सकता है आपके स्टेट एग्जाम के लिए। तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज अभी पूरी रथ यात्रा भी हो रही है और राष्ट्रपति जी भी चले गए हैं घूमने के लिए, और इलेक्शन तो हुए ही हैं। तो सारी बातों के कारण यहाँ से ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है बन सकता है। फिर आता है आपका पिछवई पेंटिंग, जो कि राजस्थान से है। गोंड आर्ट, तो गोंड आर्ट सभी को पता है मध्य प्रदेश से है। ठीक है, इसके अलावा आप तंजौर पेंटिंग, हमें पता है तमिलनाडु से होता है। कलमकारी आपको आंध्र प्रदेश से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे पाड़ पेंटिंग राजस्थान से, तंगका पेंटिंग लद्दाख एंड सिक्किम से। तो यहाँ पर ये पीआईबी का डेटा है, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पूरी है उसमें इन आर्ट्स पे ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है दिल्ली में। तो आपको ये थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट है, स्टैटिक है, ये आपको याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से कवर होते हैं और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं स्टैटिक में। ललित कला अकादमी, जिसका फॉर्मेशन कब किया गया था? 5 अगस्त 1954 में किया गया था। ठीक है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फोकस ऑन एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ आर्ट। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करने वाली संस्था है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वी नागदास आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो यूनेस्को की जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स है इंडिया में वो 42 है, 42 है। और इंडिया 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को होल्ड करता है। हम 6th नंबर पे आते हैं विद 42 साइट्स। फर्स्ट नंबर पे इटली है, 59 साइट्स है, देन चाइना 57, देन फ्रांस, देन जर्मनी, स्पेन और फिर इंडिया 42 साइट्स है। ठीक है, 42 साइट्स में से 34 कल्चरल साइट है, 7 हमारी नेचुरल साइट है और एक 1 हमारी क्या है, मिक्स साइट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट परी है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके पास है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास आपको देखने को मिल जाएगा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? जोधपुर राजस्थान से है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? एड्रे अजोले हैं। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और 1946 से इफेक्ट में आया था। इसके अलावा यूनेस्को ने 11 न्यू बायोस्फीयर साइट्स को भी डिक्लेयर किया है। इनमें से इंडिया में एक भी नहीं है, लेकिन वो जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स हैं उनको हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं इसको पीपीटी में इंक्लूड नहीं कर पाई हूं, तो हम कल उसको देख लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? स्टैटिक पॉइंट भी ध्यान से समझिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेंगे। ओके, अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको शायद पीडीएफ के बारे में नहीं पता होगा, तो सिंपल सा फंडा है, टेलीग्राम ज्वाइन करो।
टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो पूजा जैन CA247 और वहां से इजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम शॉर्ट कर दो करंट अफेयर्स। बेटा मैं शॉर्ट तो कर दूंगी करंट अफेयर्स, लेकिन पूरी न्यूज कवर नहीं होंगी और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप मेरे ऊपर आ जाओगे, मैडम आपने ये वाली न्यूज छोड़ दी थी। तो क्या करें यार, डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है मार्केट में, तो कवर तो करना ही पड़ता है। तो कई बार वीडियो 30-40 मिनट का भी हो जाता है, तो आप लोग देख लो भाई, 2 पार्ट में देख लो, 1.5 स्पीड करके देख लो, 2 स्पीड डबल स्पीड करके देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट चीजें ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। तो यहाँ पे महाराष्ट्र को अवार्ड दिया जा रहा है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। तो बेस्ट स्टेट या फिर बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसे दिया जा रहा है? महाराष्ट्र को दिया जा रहा है, जिसका नाम है 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। इस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? जस्टिस पी सत्शिवम इसको होस्ट कर रहे थे या लीड कर रहे थे, जो कि हमारे कंट्री के CJI रह चुके हैं, फॉर्मर CJI एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ केरला। तो यहाँ पे सत्यशिवम जस्टिस जो है वो 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी को हेड कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसको दिया जा रहा है? महाराष्ट्र को दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है? इनके इनोवेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल इनिशिएटिव के लिए। इस अवार्ड की शुरुआत 2008 में हुई थी। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश वैश्य हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया और फ्रांस के कई सारे आपको कंबाइंड इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी एक इंडिया और फ्रांस गवर्नमेंट का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है। सिमिलर हम यहाँ पे एक और नए इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क के बारे में। ठीक है, इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क को रिसेंटली वर्चुअली लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पर्पस क्या है? प्रिवेंट एंड क्योर मेटाबॉलिक लीवर डिसीजेस। बिकॉज यहाँ पे बोला गया है बाय द जितेंद्र सिंह जी कि एवरी थर्ड इंडियन हैज अ फैटी लीवर। हर तीसरे इंडियन को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसीजेस हैं। फैटी लीवर होने के कारण ये प्रॉब्लम कैंसर तक में कन्वर्ट हो जाती है, और बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश में वो आपका टाइप 2 डायबिटिक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टीम बनाई है जिसमें आपको फ्रांस के और इंडिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक टीम है जो लोगों को गाइड करेंगे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क को सेटअप किया गया है बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसलिए पूरा मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क इन द कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एंड क्योर मेटाबॉलिक लीवर डिसीज एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड द बाइलरी साइंस इन द न्यू दिल्ली। ठीक है, डन। बाकी सारी बातें मैंने कर ही दी हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं स्त्री प्रोजेक्ट के बारे में। ये वो स्त्री के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जिसका अभी ट्रेलर आया है, ठीक है, जिसका टीजर अभी आया, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, हम स्त्री प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं। स्त्री का मतलब क्या है यहाँ पर? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाम से समझ में आ रहा है कि हमको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बाइसिकल प्रोवाइड करनी है, जिससे वो रूरल ट्रांसपोर्ट को भी प्रमोट कर सके, सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट कर सके, और उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को और बेहतर किया जा सके। सिंपल सी बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड एन MOU विद Convergence Energy Services Limited, which is a subsidiary of EESL, to help facilitate sustainable transport for the rural entrepreneurs through the electric bicycle for the self-help group women, which is work under the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्त्री प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा, मित्र वन और वन मित्र दो अलग अलग चीजें हैं। वन मित्र हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मित्र वन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है। ओके, सो उत्तर प्रदेश लॉन्च मित्र वन प्लांटेशन कैंपेन अक्रॉस बॉर्डर। तो उत्तर प्रदेश और नेपाल के जो बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया के पास जो भी डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस हैं, उनमें बेसिकली प्लांटेशन ड्राइव रन की जा रही है, और 20 जुलाई से इस कैंपेन को रन किया जा रहा है, जिसका नाम है मित्र वन।
The Yogi Adityanath government has announced the launch of Mitra Van as a part of Vraksharopan Jan Abhiyan 2024 along the border of Uttar Pradesh and Nepal, जिसमें 35 करोड़ प्लांटेशन किया जाएगा, प्लांट्स को लगाया जाएगा, बिकॉज ये मॉनसून का सीजन है और सबसे बेस्ट सीजन होता है यहाँ पे किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। इसके लिए 35 फॉरेस्ट डिवीजन को आइडेंटिफाई किया जाएगा मित्र वन के अंदर। मित्र वन के अलावा शक्ति वन मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो गया, युवा वन और बाल वन को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटिंग इन द ट्री प्लांटेशन मास कैंपेन। अब यहाँ पे याद कीजिए 5 जून का दिन था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा था और विश्व पर्यावरण दिवस के ओकेजन पे क्या किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कैंपेन रन किया था, एक पेड़ माँ के नाम। तो उसी कैंपेन के अंदर 5.5 CR ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है इन मध्य प्रदेश। ठीक है, प्लांटेशन स्टार्ट हो चुका है, 15 जुलाई तक कंप्लीट करना है। सो 5.5 करोड़ ट्रीज विल बी प्लांटेड इन MP अंडर द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को स्टार्ट किया है और ये 15 जुलाई तक कैंपेन रन होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जोरावर के बारे में। कौन है भाई जोरावर? तो आप लोग ने जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास पढ़ा होगा, आप लोग ने गुलाब सिंह राजा जी के बारे में सुना होगा, जो कि डोगरा राजा थे गुलाब सिंह, और उनके ही मिलिट्री कमांडर थे या मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम था जोरावर। और जोरावर के नाम पर ही ये टैंक का नाम पड़ा है जिसका नाम है जोरावर टैंक। ठीक है, तो रिसेंटली DRDO और L&T ने मिलकर इसको डिजाइन किया है और 2025 तक इसको हमारी फोर्सेस में इंडक्ट भी कर दिया जाएगा। तो न्यूज में क्यों है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन in collaboration with Lawson and Turbo has launched the indigenous light tank Zoravar and it will soon be extensively tested induction by the August 2025। ठीक है, इसको बेसिकली हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट करने के लिए हमारा जो LAC वाला एरिया है, सिक्किम है, लद्दाख है, वहां पर इसको हाई एल्टीट्यूड एरिया में चलाने के लिए, ऑपरेशन में लाने के लिए लाइट टैंक जोरावर को डिजाइन किया गया है। पहले इसमें जर्मनी का इंजन यूज होना था लेकिन डिले होने के कारण हमने मेड इन इंडिया इंजन ही इसमें इस्तेमाल किया है। दिस टैंक इज पावर्ड बाय द Cummins इंजन एंड द DRDO हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यू इंजन डोमेस्टिकली। ठीक है, हम घर में ही अपने घर में मतलब ऐसा नहीं कि घर में बना रहे हैं, घर में मतलब भारत में ही हम इंजन को डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं विजय दिवस के बारे में। विजय दिवस मतलब 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था? कारगिल की बैटल हुई थी, कारगिल का युद्ध हुआ था जिसमें इंडिया की विक्ट्री हुई थी ओवर पाकिस्तान। तब से हम 26 जुलाई को कारगिल दिवस या फिर विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जब विजय दिवस आने वाला होता है तो हमारी आर्म फोर्सेस कई सारे कैंपेन्स को, कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च करती हैं। तो उसी के बीच में एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नो योर आर्मी प्रोग्राम। ठीक है, इन लद्दाख इन द रन अप टू द सीरीज ऑफ इवेंट ऑफ द कारगिल विजय दिवस एक 2 दिन का 2 days लॉन्ग मोटिवेशनल प्रोग्राम अंडर द थीम नो योर आर्मी स्टार्ट किया गया है लेह में। ठीक है, और इस बार 25th एनिवर्सरी या रजत जयंती ऑफ कारगिल विजय दिवस भी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है, इसमें जो जम्मू एरिया या लेह एरिया के जो पर्सन है, लोकल पर्सन है, यूथ है, उनको इनकरेज करा जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि आप आर्मी को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा लोकल पब्लिक को जो हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उसके बारे में भी अवेयरनेस दिलाई जाएगी। तो इस तरीके से ये कैंपेन रन हो रहा है जिसका नाम है नो योर आर्मी प्रोग्राम, कहां पर? लेह में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पीयूष गोयल जी हैं, कुछ बता रहे हैं, सुन लेते हैं हम। पीयूष गोयल अनाउंस मेजर फी कंसेशंस फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द MSME। अब इनका कहना है कि जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेक्टर है उस पे MSME सेक्टर और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए जो लाइसेंस के लिए फी होती है उसको हम रिड्यूस करते हैं। अगर कोई वीमेन एंटरप्रेन्योर है जो कि किस सेक्टर में काम कर रही है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेक्टर में, तो हम उनकी लाइसेंसिंग फी में 80% रिडक्शन करते हैं और MSME के लिए लाइसेंस फीस में हम 50% का रिडक्शन करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इसलिए पूरा मामला न्यूज में था। In a significant move to boost entrepreneurship, Union Minister Piyush Goyal has announced an 80% reduction in the licensing fee
for women entrepreneurs and the 50% reduction for MSME under the Petroleum and Explosives Safety Organization। ये जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक टेम्पलेट, एक सेफ्टी मेजर भी फॉर्मुलेट किया और कहा है अगर किसी पर्सन को पेट्रोल पंप को सेटअप करना है, पेट्रोल पंप को ऑपरेट करना है इन द एरिया, कहां पर, जिसमें हैबिटेशन आपका विद इन 30 to 50 मीटर है, मतलब रेसिडेंसी है 30 to 50 मीटर में, तो उसके क्या सेफ्टी फीचर्स होंगे, तो उसको भी फॉर्मुलेट यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है, अब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कहा है ये जितने भी यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं आपके, जो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बने हैं, उसमें ISI मार्किंग होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इशूड अ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर and making the ISI mark compulsory for these kitchen utensils। और ये जो ISI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, और इस ISI मार्क को डेवलप कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि अश्योर करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की सेफ्टी को। ठीक है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है शहर प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम? तो सिंपल सी बात है, जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए, किस तरीके से आपको क्रेडिट सपोर्ट मिल सकता है अपने MSME या अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन कह सकते हो आप, शहर की शुरुआत की गई है। ठीक है, द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड द ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च द शहर प्रोग्राम। शहर क्या है? एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है जिसको वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांस यूनियन सिविल। अब यहाँ पे जो WEP के बारे में बात हो रही है, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये एक नीति आयोग का इनिशिएटिव है जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, एम टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्य कला मेला। तो दिव्य कला मेला एंड शक्ति का आयोजन किया गया है, कहां पर? आंसर हो जाएगा KIIT कैंपस इन भुवनेश्वर में 5 जुलाई से 11 जुलाई तक ये देखने को मिल जाएगा। कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन डिपार्टमेंट, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मिलकर यहाँ पे जो दिव्यांगजन है उनके टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके जो आर्टिस्ट है या क्राफ्टमैन है उनके टैलेंट को दिखाने के लिए और ग्लोबल मार्केट में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू देने के लिए बेसिकली दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाता है, टू सेलिब्रेट द टैलेंट एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स एंड द आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द रीजन। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT कैंपस इन भुवनेश्वर, ओडिशा। डन। चलिए नेक्स्ट, who is the chairman of recently constituted 26-member advisory committee on national accounts statistics by the Ministry of Statistics and the program implementation to determine the base year for the gross domestic product data। अब यहाँ पे समझिएगा, हमारा जो GDP को या फिर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो बेस ईयर होता है ना, जैसे कि हम WPI आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, CPI आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं हम एक बेस ईयर से। आपको ऐसे समझाती हूं मैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? आपकी महंगाई से होता है। तो आप महंगाई को कैसे कंपेयर करते हो? आप ऐसे ही करते हो ना कि 2010 में 1 kg वीट फॉर एग्जांपल 10 रुपी का मिलता था। नाउ इन 2024 1 kg वीट आपको 30 रुपीज का मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने ये कंपैरिजन किया, कहा कि हाँ भाई इन्फ्लेशन तो आ गया है, महंगाई तो आ गई है, तो एक बेस ईयर से आप कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे GDP के लिए WPI CPI सबके लिए एक बेस ईयर होता है और इसको रिवाइज करने पे डिस्कशन हो रहा है। इसके लिए कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है जिसमें आपको 27 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि इस कमेटी के हेड कौन है? सिंपल सा फंडा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, WPI और CPI के बारे में मैंने बात की है आपको। WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। इनके फुल फॉर्म ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ गोल्डर, ये आपको देखने को मिलेंगे हेड ऑफ द कमिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, Recently, a committee to oversee the revision of the base year for the national accounts has been set up by the Ministry of Statistics and the program implementation। और एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी है जिसको चेयर कर रहे हैं विश्वनाथ गोल्डर।
ठीक है, इसको चेयर कर रहे हैं और ये रिकमेंड करेंगे कि नया बेस ईयर क्या हो सकता है WPI, PPI या फिर CPI के लिए। अभी जो प्रेजेंट बेस ईयर है वो 2011-12 बेस ईयर है और इनका रिकमेंडेशन आया है कि 2020-21 बेस ईयर कर देना चाहिए। अभी केवल रिकमेंडेशन है, हुआ नहीं है, पेपर में टिक करके मत आ जाना। अभी बेस ईयर 2011-12 है, करने की बात हो रही है 2020-21। अब यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया, रिकमेंडेशन दे दी। अब रिकमेंडेशन को फर्दर कंसल्ट किया जाएगा, IMF के साथ, G20 कंट्रीज के साथ अलाइन किया जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो अभी टाइम लगेगा। क्या इसके पहले भी कभी हमने अपने बेस ईयर को चेंज किया है? आंसर है यस। अगर आप देखेंगे पहले हमारा बेस ईयर 2004-2005 था, इसको हमने 2011-12 किया था। कब? 2015 में। तो अब हमारा सेकेंड टाइम रिवाइज करने का हमारा प्लान है। अब देखते हैं क्या होता है। आपको कमेटी का नाम याद रखना है, ठीक है, हेड याद रखने हैं। नेक्स्ट है, which state mica mines have been recently declared child labor free by the NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights। तो यहाँ पे माइका माइंस है जिनको हमने चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है। कहां पर? आंसर हो जाएगा आपका झारखंड में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which company has partnered with the Indian Olympic Association as an official principal partner for 4 years? पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस के जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में, तब तक 4 सालों के लिए यहां पर प्रिंसिपल पार्टनर कौन बना है? तो आंसर है BPCL। कल हमने शॉर्ट न्यूज में इसको डिस्कस किया था, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। USA will host the 3-day NATO summit in the Washington DC। तो वॉशिंगटन DC में USA 3 दिन का NATO समिट ऑर्गेनाइज करेगा। तो NATO का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और कुछ दिन पहले ही इसके सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम क्या है? मार्क रूट, ठीक है। और टोटल 32 मेंबर्स आपको नेटो में देखने को मिल जाएंगे। जो सबसे नया मेंबर है वो स्वीडन है, 32वें नंबर का मेंबर। रतन कुमार केस हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD and CEO ऑफ विच बैंक? तो किस बैंक के MD and CEO इंटरिम रूप से बनाए गए हैं रतन कुमार को? आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। और रिसेंटली मैंने आपको न्यूज में बताया था कि बंधन बैंक को एज अ एजेंसी बैंक अपॉइंट किया है RBI ने, डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। बंधन बैंक का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। एलिसा दे एंडा मेडोर्जो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FATF। किस कंट्री की बासी है ये? किस कंट्री से बिलोंग करती है भाई? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ LIC। मतलब LIC के ये ऑलरेडी MD CEO थे, वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है। पूछा जा रहा है LIC का फॉर्मेशन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1956 में, 1956 में हुआ। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ड्राइवर आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक छोटी सी लिस्ट है रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हुए थे और किसने इनको जीता है, उनके नाम है। जैसे कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपर ने जीता था, जो कि नेदरलैंड से है। सिमिलर कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता था, ठीक है। इसके अलावा इमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीता था? मैक्स वर्स्टैपर ने जीता था। तो थोड़ा सा आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, उदयगिरी की गुफाएं, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस कर ली थी। चलो अब बात करते हैं, व्हेन विल द यूनियन बजट 24-25 बी प्रेजेंटेड? तो यहाँ पे जो यूनियन बजट आना है वो 23 जुलाई को आना है। एक्चुअली आपको पता है ना, पार्लियामेंट का सेशन होता है एक बजट सेशन। तो बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में, और 23 जुलाई को यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करने वाली है। सीतारमन जी will become the first finance minister to present 7 consecutive union budget। तो 7वीं बार लगातार बजट को पेश करने वाली बन चुकी हैं निर्मला सीतारमन जी, बन जाएंगी, ठीक है। Who has become the first women finance minister of UK? यूके में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, हमने डिस्कस किया था। और यूके की पहली वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन गई? तो रचेल रिवेज, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रचेल रिवेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कृष्णा राजा सागर डैम रिसेंटली न्यूज में था, कहां पर लोकेटेड है ये और किस नदी पर है? तो कृष्णा राजा सागर डैम आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा और कावेरी रिवर पर देखने को मिलेगा। अभी रेनफॉल ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो सेफ्टी मार्क होता है ना, उसमें इसको क्रॉस कर लिया है, मतलब सेफ्टी ब्रीच हो गई है, पानी ज्यादा हो गया है डैम में, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। अच्छा, इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1911 से लेकर 1931 के बीच में किया था। और इस डैम के डिजाइनर कौन है? एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया आपको डिजाइनर देखने को मिलेंगे,
ठीक है, महाराजा कृष्णराज वडियार 4 के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके है जी, तो ये थे आज के हमारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।